आइए यूनिफाइड पेंशन स्कीम संयुक्त पेंशन योजना जो उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आते हैं और इस तहत योजना के तहत विकल्प चुनते हैं। तो जानते हैं सीधे से इसका कैलकुलेशन कैसे होगा और किसको कितना पेंशन मिलेगा। मान लेते हैं कि अंतिम वर्ष में जिस समय आप रिटायर हो रहे हैं उसमें 12 महीने का जो बेसिक पे का एवरेज है वो आपका किसी व्यक्ति का 45,000 रुपये आता है। तो 45,000 रुपये के हिसाब से उसको कितनी पेंशन मिलेगी। यदि उसका एवरेज 45,000 है, 25 साल की उसने सर्विस की है और उसने डिफ़ॉल्ट पैटर्न के तहत अपना ऑप्शन चुना है, साथ ही साथ उसने बीच में कोई भी पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है, तो उस केस में उसको कितना पेंशन मिलेगा इसकी कैलकुलेशन को अब हम यहाँ देखेंगे। माना कि डिफ़ॉल्ट कॉर्पस 50 लाख है, 25 साल की सर्विस में उसका जो कॉर्पस है वो 50 लाख बन जाता है। तब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, P/2। P का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिक एवरेज पे है, इंटू Q/300। Q का मतलब ये है कि रिटायरमेंट के टाइम पे उसने कितने महीने की अपनी सर्विस पूरी की है, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। I का मतलब है इंडिविजुअल कॉर्पस, जिसने अपने हिसाब से जब कॉर्पस चुना था तो उसकी वैल्यू कितनी है। और BC का मतलब है कि जिसमें डिफ़ॉल्ट कॉर्पस के तहत सरकारी योजना के अनुसार उसका कॉर्पस कितना बनता है। तो अगर ये 50 लाख होता है तो उसके हिसाब से देखेंगे कि 45,000 रुपये बेसिक डिवाइडेड बाई 2, 300 महीने की सर्विस को 300 से डिवाइड किया, 50 लाख का कॉर्पस उसका इंडिविजुअल के हिसाब से आता है और 50 लाख का ही कॉर्पस सरकारी योजना के तहत है। तो इस हिसाब से उसका जो भी बेसिक पेग है उसका ठीक आधा यानी 22,500 प्लस डियरनेस रिलीफ के बराबर इसकी पेंशन बन जाएगी। यदि यही सर्विस 15 साल की होती है तो 180 महीने होते हैं और 180 महीने के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसी 45,000 की बेसिक पे, और यहाँ पर जो इंडिविजुअल कॉर्पस और जो सरकारी कॉर्पस की वैल्यू 15 साल होने पर लगभग 30 लाख के आसपास आती है, तो उसका जो पेंशन बनेगी वो 13,500 प्लस डियरनेस अलाउंस बनेगा। यदि यही सर्विस 10 साल की होती है तो वो 120 महीने की सर्विस पूरी करता है, तो यहाँ 120 डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा और इसका भी कॉर्पस लगभग 25 लाख के आसपास होगा। यह बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि 25 लाख का जो कॉर्पस है वो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस और सरकारी कॉर्पस यदि दोनों बराबर होते हैं उस केस में हम ये कैलकुलेशन देख रहे हैं। ऐसा करने पर जब हम कैलकुलेट करते हैं 10 साल की सर्विस पे तो 9,000 रुपये की पेंशन प्लस डियरनेस अलाउंस बनता है। लेकिन यहाँ सरकार ने मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन निर्धारित की है, तो यदि आपका 10,000 से कम का पेंशन बनेगा, 9,000 या इससे कम बनेगा, तो उसे 10,000 प्लस डीआर के बराबर मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि लमसम अमाउंट आपको किस तरह से मिलेगा। बेसिक पे उसी 45,000 पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और मान लेते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे DA 53% है आज के हिसाब से, तो 23,850 और उसका टोटल करते हैं तो 68,850 हो जाता है। इसका 10% अगर आप निकालोगे तो 6,885 रुपये बनता है। तो लमसम अमाउंट के केस में जो आपका 10% है उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल के हिसाब से कितना लमसम अमाउंट बनेगा, तो जितने साल आप नौकरी कर रहे हैं उसमें 6 मंथ के कितने ब्रैकेट्स बनते हैं। 10 साल में 6 महीने के 20 पीरियड बनेंगे, तो इस 10% वैल्यू की मल्टीप्लाई 20 के साथ हो जाएगा और 1,37,700 बनते हैं। 15 साल में 6 मंथ के ब्रैकेट 30 बनेंगे, तो 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,06,550 रुपये बनेगा। इसी प्रकार से हम 20 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल पर
ये कैलकुलेशन देख सकते हैं। और इस स्कीम के तहत अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो आपको इस यूपीएस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। संयुक्त पेंशन योजना उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आते हैं। इस योजना के तहत विकल्प चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। योजना के तहत पात्रता: सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा यदि कोई कर्मचारी 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो यह सेवा समाप्ति की तिथि से लागू होगा। यदि सरकार कर्मचारी को FR 56J के तहत जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1965 के तहत दंड नहीं है सेवानिवृत्त करती है तो यह उस सेवानिवृत्ति की तिथि से लागू होगा। यदि कोई कर्मचारी 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो यह तिथि से लागू होगा जब वह सामान्य संयुक्त पेंशन योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आते हैं। इस योजना के तहत विकल्प चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। सेवानिवृत्ति तक सेवा में रहता है। नंबर 2, निम्नलिखित मामलों में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा यदि कर्मचारी की सेवा से हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या इस्तीफा देता है। इन मामलों में संयुक्त पेंशन योजना विकल्प लागू नहीं होगा। योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलेंगे? सुनिश्चित भुगतान निम्नलिखित शर्तों के तहत होगा। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान दर सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% पे होगा या न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा के बाद देय होगा। यदि सेवा अवधि कम है तो आनुपातिक भुगतान दिया जाएगा जिसकी कैलकुलेशन अभी आपको वीडियो की शुरुआत में सिखाई गई है। यदि सेवा अवधि 10 वर्षों या उससे अधिक है तो न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह का सुनिश्चित भुगतान दिया जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा अवधि के बाद सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से शुरू होगा जिस पर कर्मचारी सामान्य सेवानिवृत्त करता है। पेंशन धारक की मृत्यु के मामले में सेवानिवृत्ति के बाद उनकी मृत्यु होने पर उनके कानूनी जीवन साथी को जो सेवानिवृत्ति की तिथि पर कानूनी रूप से विवाहित हो 60% का पारिवारिक भुगतान मिलेगा। महंगाई राहत: सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान पर महंगाई राहत दी जाएगी। यह उसी प्रकार से लागू होगी जैसे कि सेवारत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है। लमसम भुगतान: सेवानिवृत्ति पर 6 महीने की सेवा की अवधि के लिए 10% मासिक वेतन मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता के हिसाब से लमसम भुगतान दिया जाएगा। यह सुनिश्चित भुगतान की राशि को प्रभावित नहीं करेगा। कर्मचारी योगदान और सामान केंद्रीय सरकार योगदान के साथ व्यक्तिगत निधि, अतिरिक्त केंद्रीय सरकार योगदान के साथ सामूहिक निधि। यह निधि के 2 भाग किए गए हैं। योगदान दरें किस प्रकार से होंगी? कर्मचारी का योगदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा। केंद्रीय सरकार का मिलान योगदान भी 10% होगा। केंद्रीय सरकार अतिरिक्त रूप से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का अनुपातिक 8.5% सामूहिक निधि में योगदान देगी। कर्मचारी केवल व्यक्तिगत निधि के निवेश विकल्प चुन सकते हैं। सामूहिक निधि के विशेष निवेश निर्णय केवल केंद्रीय सरकार के रहेंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो सरकारी योजना लागू होने की तिथि से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इस योजना का विकल्प चुनते हैं उनके लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का तंत्र पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि पेंशन धारक और उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इस कैलकुलेशन में इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस यानी जो सरकारी कॉर्पस है, अगर इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है तो कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी। अगर आपका अपना कॉर्पस ज़्यादा है और सरकारी कॉर्पस कम है तो उस केस में जितना सरकारी कॉर्पस होगा उसकी वैल्यू BC और जो इंडिविजुअल कॉर्पस होगा उसको भी BC से डिवाइड किया जाएगा और जो भी आपका जो सरकारी कॉर्पस से ज़्यादा आपका जो भी व्यक्तिगत कॉर्पस की जो वैल्यू है उस वैल्यू को डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका कॉर्पस
50 लाख की जगह 55 लाख है, तो यहाँ कैलकुलेशन में 55 लाख का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 50 लाख और सरकारी कॉर्पस यानी बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख को ही फॉर्मूले में फिट किया जाएगा, और आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस जो 5 लाख का डिफरेंस है वो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यदि अगर ये उल्टा होता है कि आपका जो अपना कॉर्पस है वो कम है और सरकारी कॉर्पस ज़्यादा है, तो इस फॉर्मूले में 50 लाख की जगह पे जहाँ पर अपना इंडिविजुअल कॉर्पस है उसकी वैल्यू कम होने के मामले पर यहाँ उसको यूज़ किया जाएगा। जैसे अगर आपका कॉर्पस 45 लाख है और बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख है, तो इस फॉर्मूले में 45/50 का प्रयोग करके ही इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा।